हेलो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है सीडो फोर्स, अपकेंद्र बल। इसको कहते हैं छद्म बल, इसको कहते हैं धोखा बल, जाली बल, काल्पनिक बल। अब कहें साहब, यह कैसा फोर्स पढ़ा रहे हैं आप, जिसका नाम आप धोखा फोर्स रख रहे हैं, जाली फोर्स रख रहे हैं, इमेजिनरी फोर्स रख रहे हैं। बेटा आप भाई सुविधा तो नहीं है, ये बता रहा हूँ। अगर ये गोल मेज है, क्या है, गोल मेज है, ये किसी एक्सिस के अराउंड ये मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में। हालांकि इसको सर्कुलर मोशन नहीं कहेंगे मेज को, मेज के किसी पॉइंट को हम सर्कुलर मोशन का नाम दे सकते हैं। ये घूर्णन गति कर रही है, क्या, घूर्णन। अगर आप यहां खड़े हो जाएं, ओके, तो आपको लगेगा, सिर्फ आपको लगेगा कि आपको बाहर की तरफ एक फोर्स कार्य कर रही है, आपको बाहर कुछ धकेल रहा है, ऐसा लगेगा। ऐसा सिर्फ लगेगा, आप बाहर जाओगे नहीं, आप बाहर जाओगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका नाम है ही धोखा फोर्स, छद्म फोर्स, अपकेंद्र, केंद्र से बाहर की ओर ना, जाली फोर्स, काल्पनिक फोर्स, ये वास्तविक फोर्स है नहीं। तो सिर्फ आपको लगेगा कि मुझे कोई बाहर की तरफ धकेल रहा है, किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में आउटवर्ड। ये जो फोर्स है इसको एफ पी फॉर सीडो, पी फॉर सीडो, इसी को क्या कहते हैं, सीडो फोर्स। ठीक है बेटा, अब आप समझ रहे होंगे। अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर बैठे हुए हैं ना, घूमने वाली वस्तु पर बैठे हैं, तो आपको लगेगा कि आप पर बाहर की ओर एक बल लगा है। आपको सिर्फ लगेगा, है नहीं। इस केंद्र के अनुदिश बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम, सीडो फोर्स, अपकेंद्र फोर्स, छद्म फोर्स, धोखा वाला फोर्स, जाली फोर्स, काल्पनिक फोर्स कहेंगे। आपके दिमाग में आएगा इस जाली फोर्स को पढ़ने से क्या फायदा है। ठीक है, फायदा नुकसान तो तब होगा जब हम बाहर और आगे पढ़ेंगे। चलिए अब आपको मैं बताऊं, आप यहां खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो, ओके। अब जिसके अराउंड ये आपका मेज जो है, मेज टेबल घूम रहा है, उसी से किसी धागे से बांध कर एक ऑब्जेक्ट को आप रख दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, माना कि फ्रिक्शन बहुत कम है, माना कि फ्रिक्शन बहुत कम है। किया क्या आपने, भाई आप भी घूम रहे हो, मेज के साथ आप भी घूम रहे हो, यह भी गोल गोल घूम रही है। आप चाकू से काट दो इसको, तो आप देखोगे कि यह ऑब्जेक्ट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में यहां चला गया। आप देखोगे, आप मान लीजिए आप हैं ये, चलिए ठीक है। अब आप आए, यहां खड़े हो गए, यहां खड़े हो गए। मान लीजिए आपका नाम है, क्या नाम है, आलोक, ठीक है। आपने आयुष को यहां खड़ा कर दिया, ठीक है। फिर से इसको आपने बांध दिया, आपने इसको बांध दिया। अब आपने शुभम से कहा, जरा शुभम काटो इसको, तो शुभम ने काटा, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये ऐसे निकल गया, रेडियली स्पर्श रेखी दिशा में आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है। आप देख रहे हो
जब आप अंदर थे तो आप देखिए सीधे निकल रहा है, लेकिन जब आप बाहर से देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि तो ऐसे गया। धोखा हुआ कि नहीं? आपकी आंखों को धोखा मिला कि नहीं? धोखा मिला। जब इस पर थे तब तो सीधे निकल रही थी, और जब बाहर से देख रहे थे तो आपको ऐसे जाते हुए दिख रही है रेडियली, या हो सकता है ऐसे जाए, ऐसे ऐसे निकल जाए ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, तो ये क्या है? नज़र का धोखा है। क्या है? नज़र का धोखा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो देखेगा, यह क्या देखेगा? ये मान लीजिए कि ये आलोक ने देखा। किसने देखा? ये आलोक ने देखा, और शुभम ने देखा कि तो ऐसे ही जा रही है। शुभम ने देखा कि ये सीधे जा रही है। अब बताओ, जाते ही ऑब्जेक्ट रहा है, देखने की गलती लोग कर रहे हैं। देखने की गलती हो रही है कि नहीं? देखने में धोखा हो रहा है कि नहीं? चलिए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक बात फिर से देखिए पहले, जैसे मान लीजिए, अच्छा पहले बता दूं, ये रिफरेंस फ्रेम पढ़ चुके हैं हम लोग। रिफरेंस फ्रेम, संदर्भ निर्देशांक, संदर्भ क्या कहते हैं इसको? निर्देश कहते हैं क्या हिंदी में? संदर्भ निर्देश। ओके, पढ़ चुके हैं। और ये भी पढ़ चुके हैं कि ये संदर्भ निर्देश जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला तो इनर्शियल फ्रेम होता है। क्या? इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम। क्या कहते हैं इसको? जड़त्वीय, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या? जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र ये न्यूटन्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ को हो, मतलब इस इनर्शियल फ्रेम के लिए न्यूटन सेकंड लॉ सही होता है ना। इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होता है। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाइड। पहली बात तो ये, इस फ्रेम में स्पेलिंग गलत लिख दिया हूं क्या? APPLIED होता है मेरे ख्याल से, अप्लाइड होता है इसमें। और जो ऑब्जर्वर होता है, प्रेक्षक, ऑब्जर्वर जो होता है, प्रेक्षक जो देख रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। मतलब वेलोसिटी उसकी क्या है? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है या जीरो भी है, दोनों हो सकता है। या तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या तो जीरो है। ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि ऑब्जर्वर होता कहाँ है, कब होगा? ऑब्जर्वर जो होता है मूलतः, ऑब्जर्वर जो हमारे कोर्स में है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पर होता है। ग्राउंड माने अर्थ। ऑब्जर्वर इज ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर होता है। इतना ध्यान देना। ये इनर्शियल फ्रेम में होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हमने ये कहा कि यह गोल में, अच्छा ठीक है, ये तो बता दिए कि जब बनाओ ले रहा। जैसे मान लीजिए ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है,
ओके, किसी स्प्रिंग से यहां एक मास लटका हुआ है और आप ग्राउंड पर हैं। कहां हैं? ग्राउंड पर हैं। तो आपको क्या लगेगा? आप अगर ये लिफ्ट जो है ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, कहां जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है ये लिफ्ट, तो आपको यही लगेगा ना क्या कि ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, मास भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मास भी क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। अब कहेंगे कि इस पर एक टेंशन लगा हुआ है और इसका वर्क जो है mg नीचे की तरफ कार्य कर रहा है यहां से। ठीक है, अब यहां पर जब ये ऑब्जर्वर खड़ा है तो इसका एक्सीलरेशन कितना हुआ बेटा? 0। इसका एक्सीलरेशन कितना हुआ? 0। चलिए, अब आपको समझ में आ गया। और ये कहाँ है? ये इनर्शियल फ्रेम में है। कहाँ है ये? इनर्शियल फ्रेम में है। ऑब्जर्वर कहाँ है आपका? इनर्शियल फ्रेम में है। ओके, दूसरा आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ is not valid in this frame. इस फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं है। और ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन होता है, ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहां ऑब्जर्वर के पास कुछ न कुछ एक्सीलरेशन होता है। जैसे देखिए, ये लिफ्ट है आपका, ये सेम चीज ले रहा हूं, स्प्रिंग से कोई चीज लटकी है, मास m है। अब आप लिफ्ट के अंदर बैठ गए, ध्यान दो। अब लिफ्ट एक्सीलरेशन a से त्वरण a से ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप भी तो इसी एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहे हो। मान लीजिए आप बैठे हैं, ये आप भी जा रहे हो। जो एक्सीलरेशन इसका है वही एक्सीलरेशन इसका है, वही एक्सीलरेशन इसका है। तो अब आपके और इस मास के बीच की स्थिति नहीं बदल रही है, इसके बीच की दूरी नहीं बदल रही है। तो क्या कहेंगे आप कि ऑब्जर्वर एंड मास बोथ आर इन रेस्ट with respect to each other। दोनों क्या है? रेस्ट में है। दोनों क्या है? रेस्ट में है। ओके बेटा, दोनों के दोनों रेस्ट में है। ठीक, अब आपको लगेगा, क्या लगेगा? जब ये रेस्ट में है तो आप तो t माइनस mg की कल्पना ही नहीं करेंगे। आपको तो लग रहा है कि रेस्ट में ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। जरा आप ट्रेन में कभी बैठे हो आप, पूरा खिड़की उड़की क्लोज हो, या ट्रेन की बात तो मैं नहीं करूँगा, अगर फ्लाइट में बैठे हों तो जब हवाई जहाज़ उड़ जाती है, जब हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो क्यों सिर्फ आपको आवाज़ सुनाई देती है, आपको लगता ही नहीं कि हम इतनी स्पीड से चल रहे हैं, आपको नहीं लगता। तो इसको भी नहीं लग रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, ये मास ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है इसको।
ठीक है बेटा, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि इसका भी एक्सीलरेशन ए, इसका भी एक्सीलरेशन ए, सबका एक्सीलरेशन क्या है, ए है। सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ जो ऑब्जर्वर है, ये किसमें है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। कहाँ है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर बैठा है, इस सिस्टम के बाहर, जब जमीन पर हो तो इनर्शियल फ्रेम में हो, और जमीन के बाहर हो तो सिस्टम के अंदर हो तब क्या है, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं। तो बेटा इसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ को लिख लो। नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसको अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड हो जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड हो जाए, इसके लिए एक फोर्स की परिकल्पना की गई, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सीडो फोर्स। क्या कहते हैं, सीडो फोर्स, अपकेंद्र बल, छद्म बल। ठीक है, इसकी परिकल्पना क्यों की गई, केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ को वैध बनाने के लिए। क्योंकि अगर सीडो फोर्स नहीं लगाएंगे, सीडो फोर्स को यहां ध्यान में नहीं रखेंगे, इस फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ मान्य नहीं होगा। पहले इतना उतार लें। हाँ, एक बात बताना भूल गए कि जो सीडो फोर्स है कितना, आप बताओ किस एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहे हो, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहे हो। ठीक, तो तुरंत मास पर अपने एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स F बराबर ma लगा दो। भाई आप ऊपर जा रहे थे, ठीक, आप अपने एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, भाई अच्छा ये बताओ, अगर कोई m ऑब्जेक्ट a एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है, इस पर फोर्स कितना लगेगा, ma, इस पर कितना फोर्स अप्लाइड है, ma। तो ma ऊपर ना करके क्या कर दूं, अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं, तो ये क्या हुआ, Fp सीडो फोर्स, यानी Fp इक्वल टू माइनस ma। ये क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, प्रेक्षक का त्वरण। ये मास तो ऑब्जेक्ट का है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, सीडो फोर्स है, सीडो फोर्स, ये सीडो फोर्स है। ओके, नोट इट प्लीज। चलो बेटा, हमने कहा कि सीडो फोर्स एक जाली फोर्स है, एक काल्पनिक फोर्स है, एक धोखा फोर्स है। तो चलिए एक जाली कहानी के जरिए से, फर्जी कहानी के जरिए से हम सीडो फोर्स को समझते हैं। मेरा नाम है CS सिंह गर्ग, मेरा नाम CS सिंह गर्ग है। हमने कहा जो कहानी मेरी है वो पूर्णतः फर्जी है,
लेकिन आपको समझाने के लिए कहानी गढ़ा। एक लिफ्ट है ये, इसमें स्प्रिंग से बंधा हुआ है एक m मास का कोई ब्लॉक है ये, और पूरी की पूरी लिफ्ट जो है एक एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है। मैं यहाँ बाहर हूँ, इनर्शियल फ्रेम में हूँ, इनर्शियल फ्रेम में हूँ, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ओके, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो मैंने इस पर लगने वाले टेंशन को कैलकुलेट किया, या जो इसी में स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग कमाईदार तुला यार, स्प्रिंग बैलेंस कमाईदार तुला लगा हुआ है जो इसके भार को यहां बताता है। ओके, और केवल एक आदमी को यहां पर रख दिया कि जो कि इसके मान लो कोई ऐसा सिस्टम है जो यहां रिफ्लेक्ट कर रहा हो स्क्रीन पर कि इसका कितना जो है टेंशन इसमें है, कितना मान टेंशन ये है ना, इसका भार कितना है, यहाँ ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैंने कैलकुलेट किया, हमने कहा कि इसका भार mg नीचे की तरफ का काम कर रहा है, तो और जो नेट फोर्स इसका होगा, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, भाई फिजिक्स का टीचर हूँ तो इतना थोड़ा बहुत जानता हूँ कि ये नेट बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, प्रभावी बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, इसलिए हमने कहा कि T माइनस एम जी, टी इज ग्रेटर देन एम जी, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इज इक्वल टू, हमने कहा कि ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो एम ए, और T बराबर हमने कैलकुलेट कर दिया कि एम जी प्लस एम ए, और m बराबर g प्लस ए। जब मैंने इसमें देखा एकदम मेरा कैलकुलेशन क्या था, सही था, मेरा कैलकुलेशन क्या था, सही था। अच्छा चलिए, यहाँ बात तो सही है, बहुत खुश हुई कि मेरा कैलकुलेशन सही हुआ। संयोग गति एक दिन मैं जाकर के लिफ्ट के अंदर बैठ गया, एक दिन मैं जाकर के कहाँ बैठ गया, लिफ्ट के अंदर बैठ गया। तो अब हमको क्या था, क्योंकि ये मास भी तो ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा था, मैं भी ए एक्सीलरेशन से मुझे ऊपर जा रहा था, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। और ठीक ये वही लिफ्ट थी, ये वही मास था जो यहाँ था। मान लीजिए यहाँ चौकोर बना दिया हूँ यार, यहाँ भी चौकोर बना दो, क्या फर्क पड़ता है, वही मास यम था। ठीक है, तब फिर मैं लगा, तुरंत किताब कॉपी निकाला, हमने कहा कि ये तो हमारे रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है। यहाँ तो मैं देख रहा था कि ये मास ऊपर की तरफ भाग रहा है, लेकिन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि यह मास ऊपर की तरफ नहीं भाग रहा है। क्यों नहीं भाग रहा है? कि मैं भी तो ऊपर की तरफ भाग रहा हूँ, ये भी ऊपर की तरफ भाग रहा है, सेम एक्सीलरेशन से, एक ही त्वरण से, इसलिए हमको ये किस में दिखा, रेस्ट में दिखा। हमको कहाँ दिखा? रेस्ट में। तब मैंने कैलकुलेट किया कि एम जी नीचे कार्य कर रहा है, टी ऊपर कार्य कर रहा है, टी बराबर एम जी, टी बराबर एम जी। अब तो मेरा दिमाग हो गया खराब। हमने कहा कि जब मैं बाहर खड़ा होकर के किया तो मेरा टेंशन जो आ रहा था, टेंशन दे दिया, टेंशन ने टेंशन दे दिया, तनाव ने तनाव पैदा कर दिया। यह तनाव मेरे दिमाग में तनाव पैदा किया कि मैं तो कैलकुलेट किया था T बराबर एम इन ब्रैकेट जी प्लस ए, और जो स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आ रही थी वो सही है। यहाँ अब भी स्प्रिंग बैलेंस में T बराबर दे रहा है एम जी प्लस ए, और मेरा क्या आ रहा है, एम जी। अब बताओ, फिजिक्स का अध्यापक हूँ, पागल तो मैं हो ही गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं भागा
विद्वानों की बात। विद्वान लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है। हम कहा ऐसे हुआ, वो लोग भी आए, बाहर से ऑब्जर्व किए तो ये पाए, अंदर से ऑब्जर्व किए तो ये पाए। उन लोगों ने कहा चंद्रसेन, हमने कहा क्या, कहा सुनो एक बात बताऊं। हम कहा हाँ सर बताएं। कहा देखो यहाँ ऑब्जर्वर जो है इस सिस्टम के अंदर है, इसका एक्सीलरेशन 0 नहीं है, ये नॉन एक्सीलरेशन फ्रेम में है। क्या कहा, नॉन एक्सीलरेशन फ्रेम में है ना, यहाँ इसका एक्सीलरेशन 0 नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली सेकंड लॉ की ही बात करते हैं, लॉ वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। क्या कहा कि नॉट वैलिड। उन लोगों ने तो कह दिया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं है। अब भाई मैं न्यूटन जी का परम भक्त, हम कहा ये कैसे हो रहा है। इतना तो हमारे भी समझ में आ गया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं है। लगा सोचने, इसी सोचने के क्रम में मैं तो सोच ही रहा था, एक महान वैज्ञानिक आए। कहा चंद्रसेन, जिस दिन से तुम्हारा वो प्रैक्टिकल देखा, ऑब्जर्वेशन देखा, उस दिन से भी मैं भी लग गया कि ऐसा हो कैसे रहा है। भाई न्यूटन साहब की बात है, इसको कैसे न्यूटन सेकंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैसे वैलिड कराया जाए, इसका तरीका हमने ढूंढ लिया। हमने कहा आप ढूंढ लिए, कहे हाँ। हम कहा वो कैसे आप ढूंढे सर। कहा देखिए मेला लगा था, मैरी गो राउंड में मैं बैठा था, तो मुझे लग रहा था कि एक फोर्स मुझे बाहर की तरफ ढकेल रहा है। मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था, और मैं भी तमाम कैलकुलेशन किया तो मेरे कैलकुलेशन में ऐसा कुछ आया नहीं कि बाहर, केवल मुझे लग रहा है कि वास्तव में कोई फोर्स है। तो मैं पाया कि वास्तव में कोई फोर्स नहीं है, ये धोखा वाला फोर्स है। हम कहा तब सर, कहा ये काम करो, अगर इस जीरो फोर्स को अगर इसको यहाँ अप्लाई कर दो तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। हम कहा सर कैसे अप्लाई किया जाए उसको। कहा देखो यहाँ पर तुम कहाँ जा रहे थे। हमने कहा सर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था मेरा, और ऑब्जेक्ट भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, पूरी लिफ्ट ही अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। कहा अगर तुम ऊपर जा रहे हो, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इस पर यह बराबर यमी फोर्स लगेगा, लग रहा है कि नहीं। हम कहा सर बिल्कुल लग रहा है। कहा वही अपोजिट डायरेक्शन में यह बराबर यम में लगा दो। हम कहा यह पी, कहना यह पी फॉर सीरो गधा। कहा कैसे वैज्ञानिक हो। हम कहा ठीक है सर। कहा लगा दो। हमने कहा सर ठीक लगा दिया। कहे अब कैलकुलेट करो। तब हमने किया, हमने कहा ओ टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। कहा देखो आया कि नहीं। हम कहा सर आ गया। और जगह कई जगहों पर इसको हम लोग अप्लाई किए, तो जब सीडो फोर्स को जब लगा रहे हैं तब ये जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो जा रहा है, वैलिड हो जा रहा है, मान्य हो जा रहा है। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो यहीं से सीडो फोर्स का जन्म हुआ और कहीं से नहीं। केवल सीडो फोर्स का उपयोग इतना ही है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ को वैलिड करा देना, मान्य करा देना ही सीडो फोर्स का काम है। समझ में आया। तो इसको आप नोट करें, फिर चाहता हूं कुछ सवाल करें। ठीक है, नोट इट प्लीज। मेरे पास एक छोटी सी कार है,
अब मैं गुलदस्ते का बहुत शौकीन आदमी हूँ, बहुत शौकीन आदमी हूँ गुलदस्ते का। ड्राइवर तो यहाँ चला रहा था भैया हमारा, ये चला रहा था, एक्सीलरेशन क्या था, ये था। मैं अपना चुपचाप जो है चुपचाप बैठा था। कहाँ? ये चेयर पर टांग फैला के बैठा था। चेयर मतलब सीट पर यार। तो मैंने देखा जब कार एक्सीलरेट हो रही थी, आगे की तरफ बढ़ रही थी, तो मेरा ये गुलदस्ता जो है यहाँ आकर के झन 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 कर रहा है। यहाँ आकर के कोई एंगल थीटा बना दिया। और जब ड्राइवर गियर बदल रहा था, ध्यान दो, जब क्लच दबाता था तब फट से गिर जाता था, फिर चला जाता था। और जितना ही तेज गाड़ी को भगाता था उतना ही तेज ये ऊपर की तरफ उठता था। हम कहा लो भाई, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? आपको बता दूं कि फिजिक्स क्या है, लॉज ऑफ नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करता है, यही ना। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, उसके पहले एक 8-10 दिन 15 दिन पहले मैंने सीडो फोर्स पढ़ा था। हमने कहा ओहो कुछ नहीं है यार, अगर इसका मास m है, क्योंकि हमारे कार में एक्सेलरेशन ये है, इसमें भी एक्सेलरेशन ये है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है, इस पर एक सीडो फोर्स है F बराबर ma, इस पर एक सीडो फोर्स लग रहा है, जिसके कारण उसकी स्थिति यह है, इसकी स्थिति ये है, ठीक है। और बेटा एक लड़का, मैं देखिए मेरे पढ़ाए हुए लड़के साइंटिस्ट हैं, दो साइंटिस्ट हैं, वो पढ़ने में भी बहुत तेज थे। देखो, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात है, हमने कहा कि अगर हम ग्राउंड पर हैं, क्या हैं, ग्राउंड पर हैं, अगर हम ग्राउंड पर खड़े हैं तो हम इनर्शियल फ्रेम में हैं। देखिए बात तर्क की आती है, इनर्शियल फ्रेम में है। उसने कहा सर यहाँ हमारा, आपने बताया कि यहाँ मेरा एक्सीलरेशन 0 है, हम इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं। कहा ठीक है, आप इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं, मानता हूँ, लेकिन जो ये हमारी अर्थ है ये रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। अर्थ तो खुद ही स्थिर नहीं है, अर्थ तो खुद ही स्थिर नहीं है, तो आप कहाँ स्थिर हो? तो मैंने बताया उनको कि बेटा देखो, सपोज करो कि लिफ्ट है, इसमें ये मास है, मैं यहाँ खड़ा होकर इसको देख रहा था, ये लिफ्ट भी तो किसी न किसी तरह से जमीन से, अर्थ से कनेक्टेड है। अगर पृथ्वी घूम रही है, मैं घूम रहा हूँ, तो ये भी तो घूम रहा है। अगर इसका एंगल देखा जाए तो जो एंगल है ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा है। आंख से देख रहा हूं इसको, ये तो कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है। अगर ये स्थिर है तो, अगर ये रेस्ट में है तो यार, तो की बात मैं कर रहा हूं, नहीं बदल रहा है, ठीक है। अगर ऐसी बात होती कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं, हमारा एक्सीलरेशन 0 नहीं है, तो ये एंगल बदलना चाहिए था। यह भी पृथ्वी पर है, मैं भी पृथ्वी पर हूं, कुछ कम संतुष्ट हुआ मेरी बात से। अरे यार, आप भी कहाँ हो? पृथ्वी पर हो। आपकी लिफ्ट कहाँ है? पृथ्वी पर है, तो दोनों पृथ्वी पर है ना। फिर उसने क्या तर्क किया कि मानता हूं कि दोनों पृथ्वी पर हैं, लेकिन ये तो
ऊपर की तरफ जा रही है ना, यहां तो आपकी निगाह बदल रही है ना, यहां दर्शन कोण बदल रहा है ना, एंगल ऑफ साइड चेंज हो रही है ना। अब बताइए, अरे हमने कहा मुझको अपने एक्सीलरेशन से मतलब है, अर्थ जितना एक्सीलरेशन हमको दे रही है उतना एक्सीलरेशन इसको भी दे रही है। कहाँ, ये बात तो सही है। हम कहा एक बात और सुन, पहले एक बात और सुन लो कि जैसे जो सन है, ये पृथ्वी जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, जो इसका ये एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा इज वेरी लेस, इसका एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम होता है, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन जो है ये बराबर 0 अप्रॉक्स है, लगभग है। अब बताओ कहाँ सर, अब मैं बात को मान लेता हूँ। कभी ऐसा मत समझ लेना कि पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर लगा रही है, हम उस पर खड़े हैं तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़े हैं। कभी ऐसा मत सोचिएगा, अगर हम पृथ्वी पर हैं तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में हैं, नॉन इनर्शियल में नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कभी मत सोचना। तो ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एस.सी. वर्मा का एक क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कहते हैं एस.सी. वर्मा ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, बहुत टॉप क्लास की फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, इट इज रिटन बाय एस.सी. वर्मा। अब एस.सी. वर्मा के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो उनके क्वेश्चंस हैं, बहुत बेजोड़ हैं। मेरे ख्याल में उनकी टक्कर की बुक बनी नहीं है। ठीक है, और बहुत फेमस राइटर हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाला हर बच्चा एस.सी. वर्मा को जानता है। एक फिगर दे दिया, एक ट्रॉली है, एक ट्रॉली से कोई एक ब्लॉक लटका हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब ये ट्रॉली एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ती है, त्वरित होती है, तो ये आपका ब्लॉक यहाँ पर आकर के इक्विलिब्रियम में हो जाता है। कह रहा है ये थीटा कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, कह रहा है एट व्हाट एंगल द ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम, यही पूछ रहा है। जब ऐसा सवाल आया तो मैं खट से जाकर के बैठ गया, कहाँ, ट्रॉली के अंदर, चीजों को आसान बनाने के लिए। मैंने देखा कि ट्रॉली इधर चल रही है, तो मेरे भी पास एक्सेलरेशन ए है, इसका मास क्या था, इसका मास मान लीजिए मास m था, इसका भी मास क्या था, m था। हमने तुरंत जीरो फोर्स लगा दिया m में, a इधर, m में कहाँ लगा दिया, इधर लगा दिया हमने, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। और हमने देखा कि इसका भार mg जो है नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। भार तो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है। ठीक, अब यहां कुछ करेंगे तो घाट पास हो जाएगा, मैं इसी को बाहर निकाल लेता हूं। एम जी इधर है और सीडो फोर्स हमने लगा दिया कहां, इधर एम ए सीडो फोर्स है। अब केंद्र बल, धोखा बल और तनाव क्या है, टी। अब इस एंगल को क्या माना हमने, कितना है ये, थीटा। क्या लिया, थीटा। एक काम किया हमने, ऐसे इसके पैरेलल खींच दिया और एक ही खींच दिया, ये दो समकोणीय घटकों में वियोजित कर दिया। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, क्या, टी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। हो गया, बोलो भाई। चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, कहाँ है, साम्य अवस्था में है, इसलिए टी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम ए।
और टी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mg, भाग दे दो, तो टी साइन थीटा अपान टी कॉस थीटा बराबर एम ए अपान एम जी, एम एम कैंसिल, टी टी कैंसिल, इनकाउंटर कर दिया, ये क्या बचा, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर ए अपान जी। बोलो भाई, या थीटा बराबर टैन इनवर्स ए अपान जी। बेटा ये जनरल क्वेश्चन था, हमने जनरल आंसर निकाल दिया। अब कहाँ बैठा था, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। जब अंदर चला गया तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, आपके मन में होगा भाई सीडो फोर्स ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ को या न्यूटन लॉ को वैलिड कराने के लिए ही तो लाया गया। और एक बात और भी है कि जब हम सीडो फोर्स की परिकल्पना से क्वेश्चंस जो होते हैं वो आसान हो जाते हैं, इजी वे में हम लोग लगा लेते हैं। देखिए किसी ने जिद किया कि नहीं बाहर से करिए, हमने कहा चलो भाई बाहर से करता हूं, हमने कहा चलो बाहर से करता हूं, सीडो फोर्स हटा दिया। क्या किया हमने, बाहर किया। अब इनको मैं हटा करके क्या कर दिया, बाहर खड़ा कर दिया। चलो हम कहा बाहर खड़े होइए, कहा यस सर। हम कहा अब ये तो ऊपर जा रहा है आपका, ये तो ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, कहाँ जा रहा है। हम कहा अच्छा बताओ, एकदम सेम फिगर। हम कहा टी साइन टी का ये कंपोनेंट कितना होगा, हमने कहा टी साइन थीटा, कहा ठीक टी साइन थीटा होगा, मान लिया। ये किस एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है, हम कहा ए एक्सीलरेशन से। तो कहे क्या इस पर फोर्स कितना हुआ बताओ, क्या टी साइन थीटा बराबर एम में नहीं हुआ, हम कहा हुआ, क्योंकि ये एक्सीलरेशन से त्वरित हो रहा है, आगे तो बढ़ रहा है ना टाली के साथ यार, तो टाली में ना है ये पूरा, टाली ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रही है, ये पूरा सिस्टम ही ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है। तो टी साइन थीटा बराबर क्या होगा, एम में, फिर वही आ गया। आई बात समझ में। अब यहां हमने सीडो फोर्स नहीं लगाया तब भी आ रहा है। देखिए आप किसी भी क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहकर सॉल्व कर सकते हैं और इनर्शियल फ्रेम में रहकर सॉल्व कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप नॉन इनर्शियल में सॉल्व करेंगे कि इनर्शियल सॉल्व करेंगे, जहां से आपको अच्छा लगे, जहां से आपको सुविधाजनक लगे वहीं आप लगा दीजिए। वैसे सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट सवाल को आसान बनाता है। ओके बेटा, नोट इट प्लीज। चलो बेटा, यह भी क्वेश्चन एस.सी. वर्मा का है, यह भी क्वेश्चन एस.सी. वर्मा का है। देखो लोग कहते हैं ना एस.सी. वर्मा के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, बहुत मानता हूँ टफ होते हैं, लेकिन जो कायदे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके लिए टफ नहीं है, और जो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है एस.सी. वर्मा का तो उसके लिए टफ तो है ही। देखो आप देख रहे हैं कि लिफ्ट है, लिफ्ट में ये स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग से एक पुली बंधी हुई है, फिर एक रस्सी है, और ये रस्सी जो है इस रस्सी के एक सिरे से 1 किग्रा 1 या 1.5 किग्रा का है, 1.5 किग्रा का मास लटका हुआ है और दूसरे से 3 किलोग्राम का मास लटका हुआ है। और ये पूरी की पूरी लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है, जहां ए बराबर कितना है, g/10, कितना है, g/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी ले लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान ये है। फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पर कोई कमांडदार पूरा लगा होगा जो क्या टेंशन को मेजर करता है, क्या टेंशन को मेजर करता है, समझ में आया, टेंशन को मेजर करता है। यहाँ टेंशन कितना होगा बेटा, टी, यहाँ भी टेंशन कितना होगा, टी, पूरा टेंशन कितना होगा, 2T। तो 2T की वैल्यू स्प्रिंग बैलेंस में कमांडदार तुला में कितना होगा ये आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। मैं गया झट से, मैं बैठ गया कहाँ, अंदर, मैं अंदर बैठ गया। अब मैं भी g/10 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा हूं,
ये पूरा सिस्टम भी G/10 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब मैं तुरंत लगाने वाला हूं सीडो फोर्स। सीडो फोर्स किधर लगाऊंगा? अपने एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। और किस पर लगाऊंगा? ऑब्जेक्ट पर लगाऊंगा। ये भैया लगा दो सीडो फोर्स, लगा दो सीडो फोर्स। इस पर सीडो फोर्स कितना हो जाएगा? 1.5 G/10। ओके, अच्छा सुनो, इसको बाहर निकालूं क्या? अब तो मैं बैठ गया, मैं देख रहा हूं। अच्छा कर देता हूं। मैंने क्या कहा? 1.5 G/10, क्योंकि G/10 से ही तो हम ऊपर जा रहे हैं। G/10 से ही तो ऊपर जा रहे हैं, तो इस पर सीडो फोर्स कितना होगा? 1.ma यार, ma बराबर mg/10 होगा कि नहीं होगा? अब इसका मास किधर काम कर रहा है? mg मतलब 1.5 g मास कर रहा है, सॉरी वेट भी किधर वर्क कर रहा है? नीचे की तरफ। इसको आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अब मैं यहां खड़ा हूं। ठीक है, अब बताओ मैं किधर जा रहा हूं? ऊपर। इस पर सीडो फोर्स कहां लगेगा? नीचे। 3G/10। इसका वेट कहां लगेगा? नीचे। कितना? 3G। अरे mg यार, mg m मान 3 है, 3G नहीं होगा? ओके, अब चीजें क्या हो गई? आसान हो गई। चीजें क्या हो गई? आसान हो गई। अब ये बताओ हमको केवल एक चीज और, ये पिंड भारी है, ये पिंड हल्का है, ये हैवी है, लाइट है। यहां मान लो कि फ्रिक्शन जो है बहुत कम है। क्या है? फ्रिक्शन बहुत कम है। अगर फ्रिक्शन, अच्छा एक बात ये भी नहीं बताया मैंने कि यहाँ भी टेंशन T लिया, यहाँ भी टेंशन T लिया, जबकि दोनों के मास अलग अलग थे। क्या ये तो साथ जबरदस्ती है, इसका मास ज्यादा है तो ज्यादा टेंशन लगाएगा, इसका मास कम है तो कम टेंशन लगाएगा। यही ना आप सोच रहे होंगे। अरे आप स्प्रिंग एक है भाई साहब, अगर स्प्रिंग डोरी एक है, क्या है? डोरी तो एक ही है। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। तो डोरी एक है, इसलिए दोनों में टेंशन क्या होगा? समान होगा। दोनों में टेंशन क्या होगा? समान होगा। ओके, चलिए भाई, अब ये मान लीजिए कि ये एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है और ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। अब इससे नहीं मतलब है, अब यहाँ आंतरिक मामला है। मामला क्या है? आंतरिक है। अब ये मूव कर रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये अलग बात है, लेकिन ये भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। किस एक्सीलरेशन से? ए एक्सीलरेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर नेट फोर्स देखो, ये कहाँ जा रहा है? ऊपर। ये ज़्यादा है, T माइनस 1.5 G माइनस G/10 माइनस 1.5 G मतलब 10 बराबर 1.5 A। समझ में आया? चलो G बराबर 10 रख दो, G बराबर 10, तो T माइनस 1.5 इंटू 10/10, 10 कट गया, क्या बचा? 1.5। यहाँ क्या बचा? 15। यहाँ क्या हुआ? 1.5A और T माइनस 16.5 इसका टू 1.5A। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ देखो, ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये वाला बल ज्यादा है, ये टेंशन क्या है? कम है। तो क्या लिखेंगे? 3G/10 प्लस 3G माइनस T बराबर 3A, बराबर 3A।
एम ए मतलब 3a, ठीक है। आर जी बराबर 10 रखो, 3 + 30 - t = 3a। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या था बेटा, ये t - 16.5 = 1.5a, या क्या हो गया 33 ना, 33 - t = 3a। ऐड कर दो बेटा, तो ये इससे कट गया, ये कितना आएगा 16.5 बराबर 4.5a। तो a बराबर कितना हो गया बेटा, a बराबर 16.5 अपान 4.5 बराबर 165 अपान 45। काटो तो 5 से, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 11 जा, नहीं 15 से कर सकता था ये, बराबर 11/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ गया। अब ए का मान चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में रखो चाहे 2 में रखो, 2 में रखो तो थोड़ा आसान है, 3a है तुरंत 3 से कट जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 रख दो भैया, 30 3 33 - t बराबर 3 × 11/3 कट गया बेटा, तो 33 - t = 11, t को उधर ले आओ, 33 इधर ले आओ, -11 = t, यानी t = 22 आ गया। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग क्या होगा बेटा, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बराबर क्या हो जाएगा, 2t बराबर 2 × 22 दैट्स व्हाट 44 न्यूटन। कितना आया 44 न्यूटन। भाई जो स्प्रिंग बैलेंस है ये हमेशा वेट को ही मेजर करती है, मास को नहीं। तो आपका स्प्रिंग की रीडिंग कितनी आई 44 न्यूटन। नोट इट प्लीज। देखो बेटा एक क्वेश्चन फिर एस.सी. वर्मा का लेके आया हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है तो आप इसको 2 बार में देख सकते हैं। जो पढ़ने वाले हों वो तो एक बार में ही देख डालेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले हैं भाई वो तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो एस.सी. वर्मा का एक क्वेश्चन है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, राइट ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है, ये स्लोप बना रहा है, ये एंगल कितना है थीटा है। इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है कैपिटल एम है, इस पर एक मास एम रखा गया है और ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। अगर आप फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज्ञात कीजिए। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m such that object be at rest with respect to mass. Also find the force exerted by small m on capital M. कह रहा है कि वह एक्सेलरेशन ज्ञात कीजिए जिससे यह ऑब्जेक्ट इसी स्लोप पर चिपका रहे, नीचे न गिरे। और ये देखिए कभी कभी आप खुद महसूस करिए, कोई चीज़ ऐसे जा रही है, अगर ये संपर्क में है, ये काफ़ी देर तक हाथ में ऐसे रहती है, कुछ देर तक हाथ में टिकी रहती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा। अगर इसका कुछ एक फिक्स एक्सेलरेशन पर जाएंगे तो ये मास नीचे की तरफ नहीं खिसकेगा। फिर यहाँ अंदर आ जाओ नॉन इनर्शियल फ्रेम में, यहीं से ऑब्जर्व करो। अब आप भी जा रहे हो किधर, इधर जा रहे हो। जब आप इधर जा रहे हो आपको तुरंत जीरो फोर्स लगाना होगा, इधर क्या MA लगाना होगा। इसीलिए फोर्स जो है इसी के पैरेलल है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा। अब इसका जो मास होगा बेटा
वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपोनेंट लेंगे। किसके कंपोनेंट लेंगे? EMA के। एक तो कंपोनेंट लेंगे along द स्लोप। क्या? along द स्लोप। एक कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर टू द स्लोप ले लेंगे, और इसका ये क्या हो जाएगा बेटा, ये नॉर्मल हो जाएगा, प्रक्रिया बल नॉर्मल। ठीक है। EMA का यह स्लोप कितना होगा बेटा? MA cos थीटा, MA cos थीटा। ठीक है। और ये स्लोप क्या हो जाएगा भाई? ये 90 डिग्री पर है ना, ये जो लाइन है इसके साथ स्लोप के साथ कितना बना रही है डिग्री, कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। ये क्या हो जाएगा? MA sin थीटा। दिख रहा है कि नहीं? लेट मी चेक द कैमरा। दिख रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है आपके पढ़ने भर का। MA sin थीटा ये कंपोनेंट हो गया। अब बताओ बेटा कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा? अच्छा सुनो, ये देखो थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा। और ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है। MG का ये एक कंपोनेंट इस पर लेंगे और एक कंपोनेंट इसके अलांग लेंगे। इसके अलांग लेंगे क्या हो जाएगा? MG cos थीटा। इसके अलांग लेंगे क्या हो जाएगा? MG sin थीटा। ओके, ले लिया। अब काम हो गया है आपका खत्म। इन इक्विलिब्रियम, इन रेस्ट, रेस्ट में, रेस्ट किसके? सिंस स्मॉल m इज इन रेस्ट, रेस्ट में है। रेस्ट के लिए ही तो एक्सीलरेशन निकालना है। इसीलिए बेटा ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो MG sin थीटा इज इक्वल टू MA cos थीटा। MM का इनकाउंटर हो गया। G sin थीटा इज इक्वल टू A cos थीटा। साइन थीटा का G sin cos थीटा को दोनों तरफ भाग दो तो G sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर A। अब G से दोनों तरफ भाग दे दो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर A अपॉन G, यानी tan थीटा बराबर व्हाट? A अपॉन G। ओके, यानी A बराबर क्या हो गया? G tan थीटा आ गया बेटा। एक्सेलरेशन का मान G tan थीटा आया। भाई जनरल क्वेश्चन, जनरल आंसर। अगर कहीं थीटा का मान दिया होता, स्मॉल m का मान, अगर थीटा का मान दिया होता तो A का मान हम तुरंत निकाल लेते। थीटा का मान तो दिया नहीं है, इसलिए जनरल सोल्यूशन आ गया। फिर कह रहा है आल्सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्मॉल m ऑन कैपिटल M। कौन? ये स्मॉल m जितना फोर्स इस तल पर लगा रहा है, तल भी उतना ही फोर्स स्मॉल m पर लगा रहा है। तो n बराबर क्या हो जाएगा बताओ? MG cos थीटा प्लस MA sin थीटा बराबर MG cos थीटा प्लस MA, ये कितना आया है? G tan थीटा, G tan थीटा sin थीटा। बहुत कर सकते हो, इसमें से MG काम में ले सकते हो। क्या हो गया? ये cos थीटा प्लस साइन थीटा tan थीटा। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट M जो है, इस पर कितना, कैपिटल M पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है।
ओके बेटा, एक क्वेश्चन और है, बहुत फेमस है, इसको नोट कर लीजिए, उसको भी लगा लीजिए प्लीज। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। शेप आप देख रहे हैं, ये सॉलिड है, मान लो क्या है, ये सॉलिड है, यहाँ कुछ करेंगे नहीं। इसका मास m डैश है, कैपिटल M डैश। ये स्मॉल m मास का एक ऑब्जेक्ट इसी पर चिपका हुआ है, अपने आप चिपका हुआ है, फेविकोल से नहीं चिपकाया गया है, रखा गया है। यहाँ देखो एक डोरी है, यहाँ एक पुली है, पुली से एक कैपिटल मास M लटका हुआ है, ये नीचे की तरफ से आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक्सेलरेशन ए से, एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो यह ऑब्जेक्ट भी ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब किया क्या हमने, बस तुरंत आकर के मैं इस पर बैठ गया, धीरे से क्या किया, इस पर बैठ गया। जब मैं इस पर बैठ गया, किस फ्रेम में हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हुआ, इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में हुआ। चूंकि पूरा सिस्टम ही ए एक्सेलरेशन से, मैं भी इसी ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा हूं, इसमें टेंशन टी है, इसमें टेंशन टी है, तो मैं भी इसी ए एक्सेलरेशन से राइट हैंड साइड में बढ़ रहा हूं, तब मैं तुरंत इस पर एक सीजो फोर्स लगाऊंगा, क्या, एम ए। अगर ये एंगल बेटा थीटा है हमारा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, कितना हो जाएगा, थीटा। ओके, तो बेटा इसके दो कंपोनेंट जैसे अभी पीछे किए थे, तो एक कंपोनेंट तो ये होगा इसका क्या, एम ए कॉस थीटा, और एम जी का एक कंपोनेंट होगा क्या, एम जी साइन थीटा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन सब कराए थे, होगा, क्योंकि अगर यहां से ये 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ कोई लाइन खींच दे, तो आपका नॉर्मल इधर होगा, ठीक है। इससे हमसे नहीं मतलब है, हमको मतलब है केवल ए से, क्योंकि ये रेस्ट में है, इसलिए एम जी साइन थीटा इजकल टू एम ए कॉस थीटा। तो यहाँ से निकल के आया था tan थीटा बराबर ए अपॉन जी, यानी ए इजकल टू जी tan थीटा। ये पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। हमको करना क्या है, इसका मास निकालना है, इस ब्लॉक का मास निकालना है, ठीक है। अब यहीं से शुरू करते हैं, इसका वेट किधर कार्य कर रहा है, कैपिटल एम जी नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स कितना हुआ, ये ज़्यादा है ना, ये कम है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, तो कैपिटल एम जी माइनस टी, दैट्स व्हाट, कैपिटल एम ए। जब मैं सवाल लगा रहा था, हम स्मॉल एम करके फंस गए थे, इतना ध्यान दीजिएगा। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1, क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलिए अब इस पूरे ब्लॉक को देखिए, इस पूरे ब्लॉक को देखिए, इसमें स्मॉल एम रखा हुआ है, ये पूरा ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, पूरा ब्लॉक क्या हो रहा है, ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। पीछे कोई फोर्स नहीं है, पीछे कोई फोर्स नहीं है। जब इसका कंपोनेंट ले लिए तो बेकार हो गया ये, लेकिन भाई इसको रहने दीजिए दिखाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एम डैश प्लस स्मॉल एम हाँ इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, टी, क्योंकि टी से ही खींच रहा है, इस टी के ही कारण इसमें एक्सेलरेशन है ना, बोलो, टी के कारण ही तो इसमें एक्सेलरेशन है। या इसको हम ऐसे भी सकते हैं कि टी बराबर एम डैश प्लस एम इंटू ए, तो टी से तो टी मर गया, ऐड कर दो दोनों को ऐड कर दो, तो कैपिटल एम जी बराबर कैपिटल एम ए प्लस एम डैश, सॉरी, कैपिटल एम डैश प्लस एम इंटू ए। इसको इधर लाता हूँ बेटा,
एम कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल एम ए इसका टू एम डैश प्लस एम इंटू ए। अच्छा बेटा, एम को मैं कॉमन लेता हूँ तो जी माइनस ए इसका टू एम डैश प्लस एम इंटू ए। आओ इधर जी का मान रख दिया जाए, यानी कैपिटल एम बराबर एम डैश प्लस एम इंटू ए अपॉन जी माइनस ए, जी माइनस ए। अब ए का मान रख दिया जाए तो एम डैश प्लस एम इंटू जी टेन थीटा अपॉन जी माइनस ए की जगह लिख दूं जी टेन थीटा। ओके बेटा, बराबर एम डैश प्लस एम कैपिटल एम बराबर जी अपान, इसको क्या लिख दूं टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा बराबर वन अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा यहाँ लिख रहा हूं और जी कॉमन ले रहा हूं, जी कॉमन ले रहा हूं वन माइनस टेन थीटा। अब बताओ बेटा, एम डैश प्लस एम इंटू जी अपान, जी को रहने दो बाहर, कॉट थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कॉट थीटा और टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर होता है वन, तो कॉट थीटा माइनस वन। दिस इज योर आंसर। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर लॉन्ग वीडियो, बट इट वॉज माई कंपल्सन, बाध्यता थी कि कम से कम 2-4 सवाल करवा दूँ सीडो कोर्स पर, ठीक है, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड में तो नहीं दिया गया है, सीबीएसई बोर्ड वाले एससी वर्मा पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो सीबीएसई बोर्ड पर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, जो यूपी बोर्ड पढ़ रहे हैं वो अपना लेवल बढ़ाने के लिए कितना पढ़ डालें, यही होता है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में, दोनों के पाठ्यक्रम सेम है, लेकिन क्या करिएगा, दोनों की व्यवस्थाएं अलग हैं, दोनों में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग अलग हैं, पढ़ने वाले भी शॉर्टकट चाहते हैं, पढ़ाने वाले भी बहुत कम फीस चाहते हैं, तो कहाँ से इतना मिलेगा। और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं भाई पैसे वाले लोग हैं, अच्छे स्कूल में दाखिला कराते हैं, सुबह शाम अच्छी कोचिंग्स में भेजते हैं, अच्छी बुक्स हैं, एक नहीं 2-2 4-4 बुक्स रखे हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, आगे जाते हैं। तो आपको तो मैं इसको फ्री में दे रहा हूँ, अगर आप फ्री में ना पढ़ पाएँ तो इसमें मेरा क्या दोष है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।